ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 112 ये क्या कहता है? मारिया ने मुझसे पूछा। मालूम नहीं, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। वो डरे डरे अंदाज में बोली, हाम को लगता है कि हाम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये हाम को मारने का प्रोग्राम बना रहा है। वो ठीक कह रही थी। इसाक और फरोज की सरगोशियाँ धीरे धीरे बुलंद होती चली गई। इसाक फंकारा, मुझे सब पता है फरोज, हम भाई अनवर भाई के पास सुरंग में चले गए तो कुछ नहीं हो सकेगा। हमें शरामजादी से अभी हिसाब बराबर करना होगा, अभी और इसी वक्त। फरोज बोला, देख लो, ये मेरे दिमाग में जो आवत था मैंने तुम्हें बता दिया। मशवरे से जो काम हो वो अच्छा होता है। हम मशवरे से ही चले थे, इसाक तड़क कर बोला, और मशवरा ये था कि इस कुत्ते जॉर्ज को मार कर आवेंगे या खुद भी वहीं रह जावेंगे। वो हरामी तो बच गया, अब कम अज़ कम इसकी सफ़ेद सूरनी की गर्दन तो तोड़े, कुछ ना कुछ तो ठंडक पड़े हमारे कलेजे में। इसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। कुछ ही देर में सारी बात मेरी समझ में आ गई। फरोज ठीक कहता था। इसाक ने वक्ती तौर पर मारिया की जान बख्शी की थी। अब चूँकि हम खतरात की हदूद से निकल आए थे और इस ज़मीन दोस्त दराड़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जहां अनवर खान, जवान और दीगर 35-40 अफराद मौजूद थे, लिहाजा इसाक चाहता था कि यही इसी जगह पर मारिया का काम तमाम कर दिया जाए। साड़ी का वो कपड़ा उसके हाथ में था जिसे वो इससे पहले रस्सी के तौर पर इस्तेमाल कर चुका था। अब वो फिर उसे इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। मारिया पत्थर का बुत बनी बैठी थी। उसे अपना अंजाम सामने नजर आ रहा था और हकीकत यही है कि इसके लिए मेरे दिल में भी किसी तरह का रहम या तरस नहीं था। इसकी रगों में वही जहरीला खून दौड़ रहा था जो जॉर्ज की रगों में दौड़ रहा था और जॉर्ज की दरिंदगी में अपनी आंखों से देख चुका था। इस खबीस ने अपने बेडरूम में सुल्ताना के सामने मुझे दू बदू मुकाबले का मौका दिया था। उसने भरा हुआ पिस्टल मेरे पाँव में फेंक दिया था और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इन लम्हों को याद करता था तो पसीने में डूब जाता था। शायद वही लम्हे थे, वही वक्त था जब मेरे अंदर तब्दीली की दाग बेल पड़ी थी। मैं पस्ती और हज़मियत की इंतहा को छूने के बाद उभरना शुरू हो गया था और अब मैं तय दिल से महसूस करता था कि मैं उभर चुका हूँ, बदल चुका हूँ। ये कोई आर्जी तब्दीली नहीं थी। मेरी केमिस्ट्री में मुस्तकिल तौर पर कोई रद्दोबदल हो चुका था। मैंने हसरत से सोचा, काश एक बार फिर वक्त इस तरह मुझे जॉर्ज के रूबरू खड़ा करे, वो पिस्टल मेरे सामने फेंके और मेरी मज़ामत को ललकारे। मैं सोच रहा था कि इस छोटे से टीले पर वक्त का कलम रात के इस आखिरी सफ़े पर कुछ अनोखा लिखने की कोशिश कर रहा था। मैंने माजूर शख्स को बड़ी एहतियात के साथ घास पर दराज कर दिया था। इसकी नींद बेहोशी में बदल चुकी थी। इसके मुंह से शराब की बू उठ रही थी। रास्ते में फरोज ने मुझे बताया था कि उसने गुड़ की शराब पी रखी है जिसे रिम कहा जाता है। बेखबरी की हालत में वो गाहे बगाहे करा उठता था। इस तवील हंगामा खेज रात के बतन से नमूदार होने वाला ये अनोखा करदार था। वो इस बदबूदार कश्ती से किसी जोक की तरह चिमट कर रह गया था। फिर मुझे इसकी सख्त जानी याद आई। उसने इसाक के तंदो तेज़ हमले यूं झेले थे जैसे निशाना उसका अपना जिस्म ही न हो। उसकी शुबहात में कहीं इमरान की हल्की सी झलक मौजूद थी और ये झलक सीधी मेरे दिल में असरअंदाज हुई थी। शायद किसी ने ठीक ही कहा था कि महबूब चीज़ों की तरफ तो इंसान का दिल खींचता ही है, इनसे मिलती जुलती चीज़ों पर भी प्यार आ जाता है। यह दिल के मामले बड़े अजीब होते हैं। यकायक इसाक और फरोज के दरमियान होने वाला मुकालमा ख़त्म हो गया और इसाक ने एक बार फिर गुस्से से
बिफरा हुआ मारिया की तरफ बढ़ा। ऐसा मत करो प्लीज, मारिया ने घटी घटी आवाज में कहा। तेरी तो, इसाक फुकारा और मारिया को बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो गिर गई। इसाक जैसे दीवानगी के आलम में उसके ऊपर चढ़ बैठा और साड़ी के कपड़े को उसकी लंबी गर्दन के गिर्द एक बल देने के बाद बेंचने लगा। मारिया की आवाज़ गले में दबकर रह गई। वो बुरी तरह मचल रही थी, हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे, इसलिए वो मज़ाहमत के काबिल भी नहीं थी। फिरोज ने मुझे इशारा किया कि मैं आगे बढ़कर इसाक को रोकूं। मैंने खुद भी महसूस किया था कि इसाक मेरी बात पर इतना मुश्तिल नहीं होता। मैंने आगे बढ़कर मारिया की गर्दन इसाक के हाथों से छुड़ाई और उसे मारिया से पीछे हटाया। वो औंधी हो गई, बुरी तरह खांसने और अबकाइयाँ लेने लगी। इसाक ने खूनी निगाहों से मुझे देखा। क्या बात है? वो ताड़ा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके बाद तुम्हारा जी चाहे जो भी दिल करे करते रहना। क्या कहते हो? मैंने उसे एक तरफ ले गया। मारिया ने अब बुलंद आवाज़ से रोना शुरू कर दिया था। इसकी हिम्मत अब जवाब देती जा रही थी। मैंने इसाक से कहा, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, हम जॉर्ज को मारने के लिए क्यों निकले थे? और ये सब लोग जो हुक्म जी के मुजरम बनकर अब सुरंग में छुपे हुए हैं, क्यों मुजरम बने हैं? तुम क्या कहना चाहते हो? ये सामने की बात है कि सुल्ताना के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हमारा सब्र ख़त्म हो गया। वो मुसलमान है, हमारी बहन है, हम उसके आंसू हैं, नहीं देख सकते। हम इन सारे सफ़ेद कुत्तों को रोने चलाने पर मजबूर कर देंगे। तुमने बड़ी अच्छी बात कही, हम सुल्ताना की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अब ज़रा गौर करो, क्या सुल्ताना की आंखों में इस वक्त आंसू नहीं आएंगे जब उसे पता चलेगा कि उसके बूढ़े बाप और बीमार भाई को जॉर्ज ने जिंदा दरगोर कर दिया या तकलीफ़ें दे देकर जान से मार डाला? इसाक ज़रा ठटका। तो क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सामने की बात है। तुम लोग सुल्ताना और उसके बच्चे को तो जरगा से निकाल लाए हो, लेकिन उसके घर वाले वही हैं। पक्की बात है वो जॉर्ज जी और हुक्म जी के शिकंजे में आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। हम इन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम सब तो वहाँ से निकल आए हैं। इस लड़की की शक्ल में हमारे हाथ एक बहुत ख़ास पत्ता आ गया है। इसाक की आंखों के शोले कुछ मंद पड़ गए, ताहम चेहरे पर सख्ती बरकरार रही। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, इसाक, और बात सिर्फ सुल्ताना के घर वालों की ही नहीं, हम इस लड़की के जोर पर और भी कई बातें जॉर्ज और हुक्म जी से मनवा सकते हैं। इस लड़की को फौरी तौर पर मारकर हम बहुत कुछ गुमा देंगे। ऐसा लगा कि मेरी बात इसाक की समझ में आना शुरू हो गई है। उसका तना हुआ जिस्म जरा ढीला पड़ गया। यह बदली हुई सूरत देखकर फिरोज भी हमारे पास चला आया। इस गुफ्तगू में शरीक हो गया। करीबन 1 घंटे के बाद हम ज़मीन दोस्त दराड़ में वापस पहुंच गए। इस दराड़ का दाना हैरान कुन हद तक पोशीदा था। रात तो रात, दिन की रोशनी में भी उसे शिनाख्त करना आसान नहीं था। दाने की स्याही देखकर यूँ लगता था जैसे कोई रीछ झाड़ियों में छुपा बैठा है। हम जिस वक्त दाने पर पहुँचे, सफ़ेदा शहर नमूदार होना शुरू हो गया था। जंगल से जानवरों की आवाज़ें ख़त्म हो चुकी थी और इसकी जगह परिंदों की चहचहाट ने ले ली थी। गैर मुतवक्का तौर पर दराड़ के दाने पर कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। हम अंदर दाखिल हो गए। कुछ अजीब सा लगा, कहीं किसी की मौजूदगी के आसार नहीं थे। हम कुछ और आगे बढ़े और तब ये इंकशाफ हुआ कि सुरंग खाली है। हम जिन 40-42 साथियों को यहाँ छोड़ कर गए थे वो अब यहाँ मौजूद नहीं थे। उनका सामान वगैरह भी नापैद था। शायद से पता चलता था कि वो शायद चंद घंटे पहले यहाँ से जा चुके हैं। एक तरफ टूटे हुए दस्तों वाली रंग आलूद तलवारें पड़ी थी। इनके पास ही जख्मों से उतारी जाने वाली कुछ खून आलूद पट्टियाँ और खुराक के बचे कुछ हिस्से थे। हाँ, यहाँ के मकीन यहाँ से रवाना हो चुके थे। यह सूरत हाल ख़ास तौर पर से फ़रोज़ के लिए मायूस कुन थी। उसे हिंदू माँ का ताना देने वाला अकबर भी यहाँ मौजूद नहीं था। शायद फ़रोज़ अकबर के सामने सीना तान कर खड़ा होना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि देखो, मैंने जान की बाजी लगाई है और दुश्मन के घर में घुसकर उसे घाव लगाया है। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। अभी हम इस उधेड़ बन में थे कि एक तरफ से आहट सुनाई दी। फिर किसी ने गरजदार आवाज़ में पूछा, कौन है? फ़रोज़ ने आवाज़ पहचान ली और ज़ोर से बोला,
हाँ मैं अनवर भाई, कहीं गोली शोली ना चला देना। चंद सेकंड बाद अनवर खां हमारे सामने आ गया। फिरोज ने टार्च का रोशन दायरा अनवर खां की तरफ किया। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात थे। उसके पीछे हमेश भी बाहर आ गया। उसका टूटा हुआ बाजू उसके कंधे से झूल रहा था। बख्शू हमेश के साथ एक तीसरा शख्स भी था। ये 23-24 साल का नौजवान था और इन पहरेदारों में से था जिन्होंने परसों मुझे दराड़ से बाहर निकलने से रोका था। ये सब क्या है अनवर भाई, बाकी सब लोग कहाँ गए? फिरोज ने पूछा। मैं सब बताता हूँ, लेकिन पहले मेरी हैरत दूर करो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ये जॉर्ज गोरे की बहन मारिया ही है ना? बिल्कुल अनवर भाई, ये वही है। इस हरामी ने हमारी मुसलमान बहन सुल्ताना के साथ जो कुछ किया, इसके बाद वो किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है, और ना ये सफ़ेद कुतिया किसी भी मोहब्बत और प्यार की मुस्तहिक है। इसहाक ने कहा और मारिया को बालों से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला। लेकिन ये तुमने क्या, किस तरह? और ये तो बहुत ख़तरनाक काम है। तुम्हें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा कुछ नहीं निकलेगा अनवर भाई, इसहाक बोला। हमने ये सब कुछ सामने आए बगैर किया है। किसी को कानो कान खबर नहीं कि इस मेम को उठाने वाले कौन हैं। अनवर खां की हैरत बरकरार थी। वो इसहाक के जवाब से पूरी तरह मुतमईन नज़र नहीं आ रहा था। फिर इसकी निगाह एक टांग और एक बाजू वाले मजदूर शख्स पर पड़ी। उसने पूछा, और ये कौन है? उसे कहाँ से उठा लाए हो?